تو सब कुछ होगा। पाकिस्तान नहीं रहा तो कोई भी नहीं रहेगा और कुछ भी नहीं रहे। सियासत क्या तो रियासत क्या, जमहूरियत क्या, रियासत क्या और कारोबार क्या, कुछ भी नहीं रहेगा। तो अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, और पाकिस्तान सलामत रहेगा तो हम सबका निज़ाम भी, हमारा अकीदा सलामत, हमारे ईमान सलामत, हमारा रोज़गार सलामत, हमारे बच्चे, हमारी जान और माल, इज़्ज़त, आबरू और आज़ादी सलामत रहेगी। हमारी आज़ादी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की सलामती जो है वो पुनः है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। कोई कहे कि उनका लीडर उनका रेड लाइन है, कोई कहे कि उनकी जमात उनकी रेड लाइन है। मैं समझता हूं हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है, हमारी रेड लाइन सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, और हमारी रेड लाइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। एंड देयर इज नो डाउट इन इट, नो डाउट इन इट। एवरीबडी शुड मेक क्लियर, सबको ये बात वाज़ेह अल्फाज में बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान का आइन ये एक दिन में नहीं बना था, ये एक शख्स ने नहीं बनाया था। इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो आज पाकिस्तान में सियासत कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े नाम जो आज मनो मिट्टी तले वो दब चुके हैं, खान अब्दुल वली खान, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, इसमें बहुत बड़े बड़े नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब, इतने बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी जमातें जिन्होंने ये आइन बनाया था। इस आइन के साथ खिलवाड़ हम किसी को नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। और ये आइन, ये हम सब आपके समेत, हम इसके पासदार भी हैं और इसके कस्टोडियन भी हैं और इसके चौकीदार भी हैं, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। आइन पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ वकला बिरादरी ने दी है, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक रोशन बाब बन चुका है, और इस रोशन बाब की सलामती और रोशनी हमेशा के लिए ज़िंदा और ताबिंदा रहेगी। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, आज हम जिस सूबे में बैठे हैं, मैं अरशद जान साहब ने जो अपना एक सिपासनामा या चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, इतना बड़ा ज़िला जहाँ से वज़ीर आला भी गुजरा हो, डिफेंस मिनिस्टर भी गुजरा हो, और हर वक्त यहाँ पर 5-5 MPA और MNAs एक जमात के होते हैं, आज भी उनकी हुकूमत है। यहाँ पर तो मेरे ख्याल में कोई मसला होना ही नहीं चाहिए था। पेशावर में अगर हो तो बात समझ में आती है, सवाबी में अगर हो, मर्दान में हो तो बात समझ में आती है, लेकिन नौशहरा में नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक कम्युनिटी मैंने आज तक कोई नहीं देखी खैबर पख्तूनख्वा में जो ये कहें कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक तब्दीली आई थी, यहाँ एक इनकलाब आया था, और जिसकी बदौलत हस्पताल ठीक हो चुके हैं, जिसकी बदौलत स्कूल ठीक हो चुके हैं, कॉलेजेस ठीक हो चुके हैं, यूनिवर्सिटियाँ ठीक हो चुकी हैं, कचहरियाँ ठीक हो चुकी हैं, लॉ एंड जस्टिस का निज़ाम ठीक हो चुका है, बट नथिंग लाइक दैट। उस तरह की कोई बात यहाँ ऑन ग्राउंड नहीं है। आज 12 साल की मुसलसल हुकूमत के बावजूद और इनकलाबी हुकूमत के बावजूद, नया पुख्तनख्वा बनने के बावजूद, आपके सूबे में इस वक्त तकरीबन 3000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों के पास पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है। 2500 स्कूल आपके सूबे में ऐसे हैं जिसके इर्द गिर्द चार दीवारी नहीं है। तालीम के लिए इन 12-13 सालों में 6 बार फर्नीचर खरीदा गया, 6 बार तमाम सूबे के स्कूलों के लिए, लेकिन एक स्कूल में आज तक नया फर्नीचर गया नहीं है। इसके बिल पास हो जाते हैं, वो पैसे इनके अकाउंट में चले जाते हैं, और बच्चे आज भी टाट पर ज़मीन पर बैठ कर तालीम हासिल करते हैं। सो दैट्स द ट्रू picture of democracy, the true picture of democracy brought in by and introduced by Mr. Imran Khan and PTI. ये उनकी तब्दीली थी, ये वो चेंज था। और आज भी आपके सूबे में अगर मैं कहूँ कि एक एक वजीर 15 और 20 करोड़ रुपए देकर कैबिनेट का मेंबर बनता है, आपका वजीर कानून उसकी इतनी बड़ी वो पैसे वो देकर वो उसने अपनी वजारत ली है, एक एक सेक्रेटरी 10 और 12 करोड़ रुपए में अपनी पोस्टिंग कराए, एक एक कमिश्नर 8 और 10 करोड़ रुपए में अगर अपनी पोस्टिंग कराए, तो मुझे बताएं कि सूबे की हालत क्या होगी। जो लोग कहते थे कि हम जहर खा लेंगे लेकिन पाकिस्तान के लिए कर्जा IMF के पास नहीं जाएंगे, मैं आज लॉयर कम्युनिटी से, इस मुल्क के सबसे पढ़े लिखे, बाशऊर और सुलझे हुए तबके से मैं मुखातिब हूँ। मुझे बताइए, पाकिस्तान के कर्जे अगर 75 साल में वो 27,000 अरब रुपए तक पहुंचते हैं, तो पौने 4 साल में उन लोगों ने उसको डबल करके 54,000 तक पहुंचा दिया। क्या ये वही झूठ था? क्या लोगों को जज्बाती नारे देकर
کہ آؤ ہم تمہارے لیے 50 لاکھ گھر بناتے ہیں. 4.25 سال گزر گئے, کسی نے آج تک اگر 50 لاکھ گھر کا مجھے نقشہ بھی دکھا دیا تو میں آپ کو دوبارہ آپ کو ٹی وی پہ دکھائی نہیں. ایک جھوٹا بیانیہ گڑا جاتا ہے. اور سب سے اوپر جو ابو آل کہ 1 کروڑ نوکریاں 4 سال میں تحریک انصاف کی حکومت میں 2.5 کروڑ لوگ. یہ الزام نہیں ہے, میں پھر کہتا ہوں کہ میں اس وقت پاکستان کے ایک سلجھے ہوئے پڑھے لکھے باشعور طبقے سے مخاطب ہوں. یہ میرا الزام نہیں ہے. آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کا ریکارڈ اٹھا لیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ 4.25 سال کی حکومت کے بعد 1 کروڑ نوکریاں دینا تو درکنار, 2.5 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا, 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. اور پھر جاتے وقت کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو انڈرمائن کر دیا ہے. مجھے آپ بتائیے, مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی, میں آپ سے کم علم بندہ ہوں. مجھے بتائیے کہ جو لوگ پاکستان کی اکانومی کو انڈرمائن کرتے ہیں یہ لوگ کون ہوتے ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے, ان کے اسپانسرڈ کون ہے, ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ دیٹ از اسرائیل, دیٹ از انڈیا. اینڈ پاکستان کی جتنے دشمن قوتیں ہیں جو سی پیک کو ہضم نہیں کر سکتے, جو گوادر پورٹ کو بنتا اور پنپتا نہیں دیکھ سکتے, وہ لوگ ان کو فیڈ کرتے ہیں. بی ایل اے کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ یہی لوگ. اور ان کی سیاسی سپورٹ بی ایل اے جیسی تنظیموں کی, دہشت گرد تنظیموں کی کون کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. میں جب بات کرتا ہوں تو ان سے پوچھتا ہوں, سوال کرتا ہوں کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کیا یہ بی ایل اے جو ہے یہ آپ کا عسکری ونگ ہے یا آپ ان کے سیاسی ونگ ہیں؟ تو یہ چیزیں ان پہ ہمیں فکر کرنا ہوگا کہ ہمارا ملک, اور پختونوں سے میں بالخصوص کہوں گا کہ آج کے اس ملک کے جو ذمہ داری ہے, جو حالات ہیں آج پاکستان کے حالات کے جو ذمہ دار ہیں, اور اسپیشلی خیبر پختونخوا کے لوگ کہتے ہیں کہ تبدیلی کا سب سے زیادہ زور جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے, اور خیبر پختونخوا کے نوجوان جو ہیں وہ تبدیلی کی بہت اس کو لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. تو میں اپنی نوجوان نسل سے بھی کہتا ہوں, ان سے بھی میرا سوال ہے کہ مجھے بتائیے کہ جو فیصلے آپ نے جذباتی طور پر کیے تھے کہ آؤ نیا پختونخوا بناتے ہیں, آؤ ایک نیا پاکستان بناتے ہیں جہاں پر امیر اور غریب کے لیے دوہرا نظام انصاف نہیں ہوگا, دوہرا نظام تعلیم ہم ختم کر دیں گے, دوہرا نظام صحت ہم ختم کر دیں گے. تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ ختم ہوا؟ ہم صرف ان نعروں کے پیچھے, جذباتی باتوں کے پیچھے چل کر اگر ہم چلیں گے تو آج آپ کا صوبہ اس وقت پاکستان کے تمام صوبوں میں سب سے مقروض صوبہ بن چکا ہے. آپ کا صوبہ اس وقت سب سے پسماندہ صوبہ. اور کرپشن کے لحاظ سے میں نے چیلنج کیا تھا آنریبل چیف منسٹر صاحب کو کہ چیف منسٹر صاحب, اس وقت اس خطے میں سب سے کرپٹ اور بدنام اگر کوئی علاقہ ہے یا صوبہ ہے تو وہ ہمارا خیبر پختونخوا بن چکا ہے. اینڈ آل دا کریڈٹ گوز ٹو تحریک انصاف اینڈ آل دیئر چیف منسٹرز جو ابھی تک یہاں پر حکومت کر رہے ہیں. کوئی میری بات کو, میرے چیلنج کو قبول بھی نہیں کرتا. میں ان کو مناظرے کے لیے کہتا ہوں کہ کم اوور ٹی وی پر بیٹھتے ہیں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, مجھے غلط ثابت کریں, مجھے پیکا ایکٹ میں آپ نوٹس کریں. کوئی نہیں آتا. تو ہماری جو نوجوان نسل ہے, میری ان سے اتنی التماس ہے کہ اگر آپ ایک غلط سمت میں سفر کر رہے ہیں, چاہے آپ کی رفتار تیز ہو یا غلط ہو, وہ نقصان ہے. تو فرسٹ آف آل ہمیں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہوگی, ہمیں اپنی سمت کا تعین کرنا ہوگا, ری ڈائریکشن آف ہماری جو کریکشن آف ہماری جو ڈائریکشن ہے اس کو ہمیں کرنا ہوگا کہ ہماری سمت ٹھیک ہو جائے. پھر رفتار سلو ہو یا تیز ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر آپ کا ہر اٹھتا ہوا گام اپنی منزل کی جانب ہو, ترقی اور خوشحالی کی جانب ہو, امن کی جانب ہو, تو ایک نہ ایک دن مجھے یقین ہے کہ ہم اس پاکستان میں کم از کم داخل ہو جائیں گے. میں آپ سے لمبا اور چوڑا دعویٰ نہیں کروں گا کہ ہم آپ کو پیرس بنا کر دے دیں گے, ہم آپ کو کوئی لندن بنا کے دے دیں گے, ہم آپ کو کیپ ٹاؤن یا واشنگٹن ڈی سی بنا دیں گے, یا آپ کو ہم ایمسٹرڈیم بنا کے دے دیں گے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر ہم نے اپنی سمتوں کا تعین درست سمت پہ ہم کر گئے اور یہ درستگی ہم نے کر لی, تو آئی ایم شیور کہ ہم اس پاکستان کی طرف پہنچ سکتے ہیں جہاں پیٹرول کا 1 لیٹر 65 روپے میں ملتا تھا,
जहाँ बिजली का 1 यूनिट 5 रुपए का मिलता था, जहाँ आटे का थैला 600 रुपए में मिलता था, जहाँ 15 और 20 हजार रुपए की तनख्वाह में एक बंदा मुलाजिम अपनी पूरी महीने की गुजारा भी करके और उसकी जेब में कुछ पैसे बच भी जाते थे, जहाँ गैस सस्ती थी, जहाँ मामलात दुनिया के आपके अच्छे चलते थे। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी सिमत का तयन करना होगा और ये खाली खुली नारों से, जज्बाती बातों से, इससे हमें किनारा करना होगा। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई वो नहीं है, अब हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। और वो लोग, अल्लाह उनका भला करे, जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ ये ज्यादती की थी, अब पाकिस्तान की इकोनॉमी में, आई होप आई एम नॉट टेकिंग यू लॉन्ग, आप मुख्तसर करूँ, अगर आप कहें तो मैं 2-3 मिनट में मैं मुख्तसर करता हूँ। वो लोग जब पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत हुई और पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो गया, 2016 में मोहम्मद नवाज शरीफ ने IMF को आखिरी किस्त देकर कहा कि गुड बाय, अब हमें पैसे नहीं चाहिए, अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, अब हम खुद मुख्तियार हैं, अब हमारे पैरों में इतनी ताकत है कि हम अपना निज़ाम खुद चला सकते हैं। और फिर उसके बाद एक नारा लगाया, नारा लगा और आपने भी सुना कि एक मौका खान को देना चाहिए। उस एक मौके ने आज आपका पेट्रोल कहाँ पहुंचाया है, आपके कर्जे दुगने हो गए, मैंने बताया आपको। और वो लोग, उनको अपनी सियासत से लेना देना है, अपनी हुकूमत से लेना देना है, बाकी अवाम जाए भाड़ में, उनका इससे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है। वो लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि IMF को लेटर लिखते हैं कि पाकिस्तान के कर्जों को रीशेड्यूल ना करें, इनको फाइनेंस ना करें, कि यह मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। और मैं आप जैसे पढ़े लिखे दोस्तों को, आपको ज्यादा पता है कि जब पाकिस्तान, कोई भी मुल्क, हाकम बदहन पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट ना हो, कोई मुल्क डिफॉल्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके जहाज जहां पर है वो वहीं रुक जाएंगे, आपके शिप्स जहां पर है वो वहीं पर रह जाएंगे, आपकी रेलगाड़ी जहां है उधर रुक जाएगी, आपके LCs जहां पर हैं वो बंद हो जाएंगे, कोई आपको पैसे देगा नहीं, कोई आपसे पैसे लेगा नहीं, निज़ाम आपका रुक जाएगा। और फिर मुल्क ऐसे में, जब मोर्चा जन हो जाती है कौम, तो फिर मुल्क टूटते हैं। तो ऐसे हालात में हमें अपनी कौमी वहदत का और कौमी यगानियत का हमें मुजाहरा करना होता है। वो लोग जिनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, उनकी निशानदेही करनी ज़रूरी है। और आज मेरे और आपके कांधों पर ये भारी जिम्मेदारी अगर अल्लाह ने डाल दी है, तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि बीइंग, मैं एक नौशहरा की मिट्टी का एक बच्चा हूँ, आपके बिरादरी में, आपके दोस्तों में से, आप में से हूँ, मैं आपकी रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। आपकी सपोर्ट मुझे हर वक्त चाहिए होती है और मेरी सपोर्ट आपको हर वक्त इंशाल्लाह मिलती रहेगी। मेरा दफ्तर, आपका ऑफिस है इस्लामाबाद में भी और पेशावर में भी। अब आते हैं इस बात पर जो आपने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। मियाँ साहब, आप वो भूल जाएं वो बातें, वो ज़माना अब चला गया जब आप कुछ मांगते थे और लोग आपको लारा लपा देते थे। मेरे ऑफिस को कंसिडर इट दैट इज़ योर ऑफिस। इस्लामाबाद में आपको अपने पसीने पहुंचने के लिए अल्लाह ने अपनी जगह दे दी है। आप वहाँ आइए, बैठिए और वहीं से जिस मिनिस्टर के साथ, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हो, मेरे वो बड़े भाई जैसे हैं, और कोई भी मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर या नकवी साहब हो, तलाल चौधरी साहब हो, जिस भी महकमे के साथ आपकी कोई रेलेवेंट कोई मामलात हो, तो आप मुझे लिखिए, मेरे पास चार्टर ऑफ डिमांड लाइए, जो आपने बताया मुझे, इसके साथ आप कुछ और भी लिख लें। मेरी तरफ से फवाद साहब, ये आपको इजाज़त है। और रज़ा साहब, आपकी ये खुसूसी ड्यूटी है, आपकी फासिल भाई की और आपकी जो हमारे MLF की टीम है, आप इनके जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको एक कागज़ी शक्ल दें एंड उसको मुझे भेजें। मैं सबसे पहले मिनिस्टर से उस पर मीटिंग करता हूँ और उसकी मंजूरी के बाद इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद बुलाते हैं। आपका कोई मसला इंशाल्लाह, हम तो, मेरे हाथ में तो जब कुछ नहीं था, हमने कभी आपकी बिजली बंद नहीं होने दी, बावजूद इसके कि मुझे कहा गया कि जहाँ आप ट्रांसफार्मर दे रहे हैं यहाँ पर एरियर्स हैं, बकाया जाते हैं। मैंने कहा कोई नहीं मसला, यहाँ पे बिजली दो ताकि लोगों को इंसाफ मिलता रहे। और ये वो जगह है जहाँ से दिए रोशन होकर इस ज़िले के हर कोने में और हर गांव में पहुँचते हैं। तो इजाज़ भाई, आप बड़े हैं हमारे, आप सब
आप हम सब दोस्तों के लिए एक रोल मॉडल हैं। आप हमारी सरपरस्ती करते रहें। ये सब दोस्त आपके शागिर्द भी हैं, आपके बच्चे भी हैं। हम आपसे सीखते हैं। जब आप बोलते हैं तो आपके लफ्ज़ों से खुशबू आती है, आपके लहजे से वहाँ से खुशबू आती है। हमने बड़ा कुछ आपसे सीखा है, और आप ये दर्स व तदरीस का जो सिलसिला है इसको बंद ना करें, इसको चलता रहा करें। हारून भाई को मैंने देखा यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर दीगर मेरे सीनियर वकला भाई बैठे हैं। सब मैं आपको यूँ कि आप हमारी नुमाइंदगी करते रहें, हमारी आप रहनुमाई करते रहें। हम बड़े कमज़ोर हैं और हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। इंशाल्लाह नौशेरा की मेरे पास छोटी मोटी जो जिम्मेदारी है ये आपकी अमानत है। मेरा कलम मेरे शहर के हर बच्चे के उसकी जेब में पड़ा है। जहाँ भी आप इसको अवामी मफाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल, आई विल बी देयर। मैं मेरी तरफ से आपको कभी मैं एब्सेंशिया में नहीं जाऊँगा। तो आप बुलाइए, और बार रूम में आप जब बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं आता रहूँगा। शेड्यूल मेरा होता बड़ा टाइट है, मीडिया बड़ा टाइम मेरा खा जाता है, रोज़ाना मेरे 5-6 घंटे ले लेता है। आप कहते हैं मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे जब केस यहाँ पे लगा था, दैट वाज संडे, और छुट्टी के दिन आप आए। मैंने उस वक्त भी शुक्रिया अदा किया, उसके बाद भी किया, आज फिर करता हूँ। मेरे साथ कोई छोटा सा एहसान भी कर ले, मैं वो मरते दम तक नहीं भूलता। और आज आपके साथ वादा करता हूँ कि मेरी इंशाल्लाह आपके लिए इतवार वाले दिन तो क्या, ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं होगी। अब जब भी बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं आऊँगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको दावत देता हूँ, आप आइए। और रजा भाई, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, मेक अ वेरी गुड लाइजॉन बिटवीन, और इसको इनिशिएट करते हैं। आप अपनी ओथ टेकिंग के लिए जिस तरह की तकरीब रखना चाहें, जो आपके पास प्रपोजल है आप बताइएगा। वो वक्त चला गया मेरे ख्याल में जब आप कहते थे और लोग नहीं मानते थे या नहीं सुनते थे। अब जैसे आप बोलेंगे इंशाल्लाह उसी तरह होगा। थैंक यू वेरी मच। और आप सबको, मियाँ साहब आपको, फवाद भाई आपको, आपकी तमाम न्यू इलेक्टेड जो वो है कैबिनेट है, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मेरे साथ इस वक्त मेरी टीम, हमारे तहसील के प्रेसिडेंट कारी साहब हमारे आए हुए हैं, कारी हिलाल अहमद साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी नौशेरा तहसील के इफ्तिखार साहब आए हुए हैं, हमारे नौशेरा कैंट के हमारे अकाबरीन हैं, हाजी अब्दुल रऊफ बेग साहब, हाजी गुल नवाज साहब के बरखुरदार मियाँ गुल शहजाद भाई, हमारे नौशेरा कला से यार मोहम्मद भाई, रोमान गुल साहब, फजल गनी साहब, अमजद नौखारे, अतासु ठुल पेशनी मशहूर सड़े दे, और वरसरा जुनेद बेग रागले दे, नसीम रागले, मुकरम मौजूद दे, नियाज अली मौजूद दे, और टोल मरगरी जमंगे चकम दे, नसीम खान अमरागले दे, वरसरा जैन खान अमरागले दे। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात व नशरियात इख्तियार वली तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी डेडलाइन पाकिस्तान और इसका कानून है, इससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा की हालत मखदूश है, सूबे में बदनवानी और रिश्वत सताने का बाजार गर्म है।